वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। दोस्तों, ये कहानी साल 1985 की उस कड़वी सच्चाई से निकली है जब एक औरत ने 3 तलाक के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और पूरे सिस्टम की बुनियाद को हिला के रख दिया। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं, उन तमाम औरतों की थी जिन्हें सदियों से खामोशी की सजा मिलती आ रही थी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1985 से, जहां हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम है शाजिया बानो, जो कि एक रिपोर्टर के साथ रिकॉर्ड रूम में आती है। रिपोर्टर पूछती है कि अपने मुल्क की औरतों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहती है बानो, क्योंकि बानो एक मुस्लिम है और मुस्लिम धर्म की औरतों के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि कम बोलो मगर अच्छा बोलो या फिर चुप ही रहो। और उसके बाद शाजिया बानो अपनी हक की लड़ाई के लिए ही लड़ रही है और यही बात वो रिपोर्टर को बताती है। और यहीं से कहानी जाती है पूरे 18 साल पीछे, यानी 1967 साकनी उत्तर प्रदेश में, जहाँ अब बानो नरेशन के जरिए बताती है कि वो अब्बास से पहले चिट्ठियों में ही बातें किया करती थी और फिर अब्बास जो कि एक वकील है जिसे शाजिया बानो प्यार करती है, दोनों छोरी छुपे मिला करते थे। और फिर एक दिन अब्बास और शाजिया बानो का निकाह हो जाता है। शादी के बाद बानो अब्बास के साथ काफी खुश रहती है, या कहे कि दोनों ही काफी खुश रहते हैं। बानो धीरे धीरे अब्बास का घर संभाल लेती है और फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है। बानो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसी बीच बानो ने तय किया कि वो अपने घर के पीछे वाले हिस्से में बागीचा बनवाएगी। लेकिन वहाँ के रेनोवेशन के काम के लिए एक आदमी उन पर रोका टोकी करता है जिसका नाम है लियाकत। लियाकत बानो से काफी बदतमीजी से बात करता है, जिस बात पर बानो पुलिस बुलाने को कहती है। लेकिन वो आदमी सीधा अब्बास को कॉल करता है और बताता है कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे क्या कर रही है। उस वक्त तो अब्बास काफी गुस्सा होता है, लेकिन फिर अगले दिन अब्बास और बानो पास के दरगाह में जाते हैं, जहाँ वही आदमी होता है जिसके सामने अब्बास कहता है कि अभी तक तो वो जमीन शाजिया बानो के नाम नहीं थी, इसीलिए वो पुलिस नहीं बुलवा सकती थी, लेकिन अब अब्बास ने वो जमीन बानो के नाम कर दी है, तो अब वो जो चाहे कर सकती है। मतलब यहाँ अब्बास ने अपना प्यार जताया और वो जमीन बानो के नाम कर दी, मात्र 1 साल की शादी में। खैर, शादी के 1.5 साल बाद बानो और अब्बास का बेटा हुआ कामिल। और फिर जहाँ फोन पर पहले अब्बास घंटों बातें करते थे, अब वहाँ बच्चों को लेकर ही बातें होती है। वक्त धीरे धीरे बीतता है। बानो और अब्बास की एक बेटी होती है कनीज। वक्त इतनी जल्दी बीत जाता है कि बच्चे भी अब बड़े होने लगे हैं। बानो घर की बच्चों की जिम्मेदारियों में इतना उलझ गई है कि अब अब्बास और बानो में दूरियां आने लगी है। जहाँ पहले दोनों साथ सोते थे, बातें करते थे, अब अब्बास बस काम में ही लगा रहता है। और फिर एक दिन बानो अपने मेड के साथ बच्चों को लेकर बागीचे में बैठी होती है कि तभी वहाँ लियाकत आता है और बच्चों और बानो पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसे मुस्लिम है जो कुत्ता पालते हैं, क्योंकि मुस्लिम में बिल्लियाँ पालते हैं मगर कुत्ता पालना हराम है। और जिस वजह से कामिल और कनीज डर जाते हैं। और ये सब देखकर बानो अब्बास के दफ्तर में फोन लगाती है, लेकिन अब्बास जो कि अपने क्लाइंट के साथ बिजी होता है और धीरे से बानो को हड़का देता है, अगर उसने दोबारा फोन किया तो वो घर की लाइन कटवा देगा। दिन बीतता है। रात के वक्त बानो अब्बास से गुस्सा होती है, लेकिन अब्बास आते ही बानो को मनाने की जगह अपना सूटकेस निकालता है और पाकिस्तान जाने की तैयारी करता है, ये कहकर कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है जमीन को लेकर। और यहाँ तो बानो 3rd टाइम प्रेग्नेंट भी होती है। अब्बास कहता है कि उसे कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे वापस आने में। और अब्बास को गए हुए अब 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अब्बास से बात तक नहीं हुई बानो की। और फिर जब एक दिन बात होती है तो अब्बास बानो से काफी रूडली बात करता है और फोन काट कर चला जाता है। काफी लंबा समय बीतता है और फिर एक दिन अब्बास वापस घर आता है दिन के वक्त। और अब्बास आता है तो पता चलता है कि 3 महीने बाद अब्बास वापस आया है, वो भी दूसरी शादी करके। सभी घर के अंदर आते हैं सिर्फ सायरा को छोड़कर, जो कि अब्बास की दूसरी बीवी है। अब यहाँ तो मानो बानो का सदमा ही लग गया हो, वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं लगती। अब्बास की माँ बानो को लगातार समझा रही होती है कि सायरा का पति उसे बहुत मारता था और फिर कुछ वक्त बाद वो मर गया, तो इतनी छोटी उम्र में वो विधवा हो गई। बस यही सब देखकर अब्बास ने उससे यानी सायरा से शादी कर ली, जो कि सबकी नजर में सबाब का काम है। और बस इसी बात पर बानो चिल्लाकर कहती है कि खाना बांटना नहीं है यहाँ जो सबाब का काम हो, यहाँ तो उसे अपने पति बांटना होगा। और इतनी सब बातों के बीच आकर अब्बास एक शब्द नहीं कहता। और इतना सब सुनकर अब्बास बाहर चला जाता है सायरा को लेने। और जब अब्बास सायरा को लेकर आता है तो अपने बच्चों से मिलवाता है। और ये सब देखकर बानो खूब रोती है। और फिर बानो की मेड उसे समझाती है कि पहली बीवी है, वो ज्यादा रोना धोना दिखाएगी तो उसकी कदर और कम हो जाएगी, इसलिए वो खुद को मजबूत कर ले। लेकिन बानो कहती है कि ऐसा क्या हो गया जो अब्बास ने दूसरी शादी कर ली। वहीं दूसरी तरफ अब्बास की माँ सायरा को उसका कमरा दिखाती है। और फिर कुछ देर बाद अब्बास का पड़ोसी आता है लियाकत और आकर सायरा को उसका नेक देता है, जो अक्सर पड़ोसी करते हैं। और ये सब देखकर बानो बहुत दुखी होती है। और फिर रात के वक्त बानो कमरे में अकेली बैठी होती है कि तभी वहाँ अब्बास आता है, जो कि बानो को बताता है कि उसकी जिंदगी में बानो की जगह कोई नहीं ले सकता और सायरा एक किराएदार की तरह आउट हाउस में ही रहेगी, जो घर अब्बास ने एक वक्त में बानो के नाम किया था उसी में। और ये बात सुनकर बानो मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद अब्बास सो जाता है और
बानो बस अब्बास को ही देखती रहती है, क्योंकि कुछ भी कहो आखिर अब्बास ने दूसरी शादी की है और उसी वजह से दोनों के बीच में ना चाहते हुए भी दूरियां आई हैं। बस इसी चीज का एहसास बस अभी अब्बास को नहीं है। अगले दिन सुबह के वक्त बानो किचन में काम कर रही थी कि तभी वहाँ अब्बास की माँ सायरा को लेकर आती है और कहती है कि जाकर दोनों मिलकर काम करो। और फिर डरते हुए सायरा बानो से पूछती है कि वो क्या काम करे। बानो उसे काम बताती है। थोड़ी देर बाद बानो छत पर होती है और सायरा अपने काम के लिए आती है, लेकिन अब बानो सायरा से आराम से पेश आती है। बानो सायरा से कहती है कि वो तैयार हो जाए, बानो उसे मार्केट लेके जाएगी। मार्केट जाने के बाद बानो सायरा को वो सब चीज दिलाती है जिससे अब्बास को नफरत है, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स तक भी। लेकिन यहाँ तो सायरा गुस्से में बानो को ही सुनाकर रख देती है कि वो उसकी प्रेगनेंसी में हेल्प करने नहीं आई है, वो अब्बास की पहली मोहब्बत है। क्योंकि अब सायरा सच बताती है कि बानो से पहले अब्बास सायरा से प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना कि सायरा का पति मर चुका है, वो फौरन चला गया पाकिस्तान। और ये सब सुनकर बानो एक बार फिर से इस हालत में घबरा जाती है कि या तो अब्बास झूठ कह रहा है या फिर सायरा, लेकिन उन दोनों के बीच तो बानो पिस रही है। घर आते ही बानो अब्बास से पूछती है कि क्या वो पहले से सायरा को जानता था, और अगर जानता था तो ये बात उसने बानो से क्यों छुपाई। और इस बात से अब्बास बानो पर चिल्लाकर उसे कमरे में इस हालत में अकेला छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद बानो उसी आउट हाउस के बाहर आती है और सुनती है कि कैसे अब्बास सायरा के साथ वक्त बिता रहा है, क्योंकि कमरे के अंदर से हंसने की आवाज आ रही होती है। बानो बिना कुछ कहे रोते हुए अपनी आवाज को हाथों से दबाते हुए वहाँ से निकल जाती है। और फिर कहानी जाती है सीधा 1 साल आगे, जहाँ अब बानो के पास तीसरा बच्चा भी है। लेकिन बानो अब अब्बास से काफी दूर हो चुकी है। अब्बास अब पूरा का पूरा सायरा का है, जहाँ जाते हैं सब साथ जाते हैं, लेकिन फिर भी अब्बास सायरा के ज्यादा करीब है। ये सब देखकर बानो बहुत दुखी होती है, लेकिन फिर भी बानो ये हमेशा याद रखती है कि वो अब्बास की पहली बीवी है। और फिर एक दिन बानो और अब्बास की एनिवर्सरी होती है और बानो सालगिरह के दिन अब्बास के ऑफिस मिलने जाती है बहुत तैयार होकर। लेकिन जाते हुए सायरा बानो को विश करती है और कहती है कि वो अब्बास को बता दे कि शाम को उसे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि सायरा भी अब प्रेग्नेंट है। सायरा की बात सुनकर बानो निकल जाती है और खुशी खुशी अब्बास से मिलने जाती है। आते ही बानो अब्बास के क्लाइंट के सामने ही कहती है कि आज उनकी सालगिरह है और वो बस अब्बास से उसी दिन की शाम मांग रही है, क्योंकि उसका कहना है कि अब्बास पूरा टाइम बस सायरा के साथ ही रहता है। लेकिन यहाँ भी अब्बास बहुत बेरुखी से बानो से पेश आता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। वहाँ से आने के बाद बानो जो इतना तैयार होकर अब्बास से मिलने जाती है, उसकी इतनी बेरुखी मानो अंदर तक तोड़ देती है बानो को। और फिर उसी शाम एक तरफ बानो बच्चों को लेकर अपने मायके निकल जाती है और दूसरी तरफ से अब्बास आता है उसके लिए फूल लेकर। पूछने पर सायरा बताती है कि वो अपने बच्चों के साथ मायके निकल गई है। काफी वक्त बीतता है, बानो अपने मायके में रहना शुरू कर देती है और वहीं के बच्चों को कुरान की पढ़ाई करवाती है। और फिर एक दिन बानो के पापा बानो को बताते हैं कि अब्बास का फोन आया था, कह रहा था कि बच्चों की परवरिश के लिए महीने के 400 रुपए भेजेगा, लेकिन उसने कहीं भी बानो के बारे में नहीं पूछा। दिन बीतते रहते हैं, हर दिन बानो बस इसी इंतजार में रहती है कि शायद अब्बास का फोन आए, लेकिन अब्बास ने अब नई जिंदगी शुरू कर दी है सायरा के साथ। और फिर एक दिन अब्बास की माँ का फोन आता है बानो के पास, जहाँ अब्बास की माँ का कहना है कि मर्द अक्सर गुस्सा करते हैं क्योंकि उनका काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीवियां घर छोड़ दे। लेकिन बानो का कहना है कि अब्बास एक बार भी आकर कहता ना कि बानो घर चलो, तो मैं घर चल देती। और फिर धीरे धीरे अब्बास ने पैसे भेजने भी बंद कर दिए जो वो बच्चों के लिए भेजता था। और फिर एक दिन बानो तय करती है कि वो और उसके पापा अब्बास से मिलने जाएंगे। बानो और उसके पापा अब्बास के घर पहुंचते हैं, जहां अब्बास आते ही सबसे पहले अपने बच्चों से मिलता है। चलो यहाँ तो अब्बास ने समझदारी का काम किया, बीवी का गुस्सा बच्चों पर नहीं निकाला। बानो अब्बास से कहती है कि क्या वो लोग अकेले में बात कर सकते हैं, और अब्बास और बानो काफी वक्त बाद अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ दोनों के बीच अच्छी खासी बहस होती है। लेकिन अब्बास बानो को जलील करते हुए कहता है कि असल बात तो ये है कि उसे सायरा से जलन है, जहाँ बानो ये बात एक्सेप्ट करती है कि हाँ चलो जलन है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और बानो से ज्यादा सुंदर है। साथ ही बानो बस इतना कहती है कि वो पैसे लेने आई है जो इतने वक्त से अब्बास ने बच्चों के लिए नहीं भिजवाए। बिना कुछ बात के बानो और उसके पापा वापस घर आ जाते हैं, जहाँ बानो के पापा उसका साथ देते हैं और दोनों कोर्ट जाते हैं, जहाँ पर बानो अब एक वकील के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे अब्बास खान पर केस करना है, क्योंकि अब वो पैसे नहीं भेज रहा। और यही बात अब्बास का सेक्रेटरी जाकर उसे बता देता है। और फिर एक दिन वो कोर्ट रूम में जाती है एक बार फिर से, लेकिन यहाँ तो पता चलता है कि बेचारी बानो का ना तो कोई केस लेना चाहता है, ना ही कोई वकील अब्बास खान के खिलाफ जाना चाहता है। तभी उन्हीं में से एक लेडी वकील उठती है जिसका नाम है बेला जैन, और उसका असिस्टेंट फराज अंसारी। ये दोनों मिलकर बानो का केस लेते हैं अपने हाथ में। वहीं दूसरी तरफ अब्बास का असिस्टेंट घर आकर अब्बास को बताता है कि बानो को वकील मिल गया है और अगर अभी भी उसने पैसे नहीं दिए तो घर तक पुलिस भी आ सकती है। जबकि सायरा अब्बास को समझाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बानो की माँ बानो को बताती है कि अब्बास का कॉल आया था, वो पहल करना चाहता है। और यही
यही सुनकर बानो अब्बास के घर जाती है खुशी खुशी, जहाँ अब्बास बानो के सामने बैठकर पहले बच्चों के बारे में पूछता है और फिर कहता है कि जो भी बानो ने किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस चीज से अब्बास डरने वाला तो नहीं था। और तो और फिर अब्बास असलियत बोलना शुरू करता है कि उसने कभी भी बानो से प्यार नहीं किया और पैसे देते हुए 3 बार तलाक कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब्बास के पीछे उसकी माँ और बहन आती है, जो कि कहती है कि बस 400 रुपए ही तो मांगे थे, तलाक उससे ज्यादा सस्ता लगा क्या? लेकिन अब्बास कहता है कि सेक्शन 125 बीवियों के लिए होता है और जब बानो मेरी बीवी ही नहीं होगी तो केस का तो मतलब ही नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ बानो, जिसका तो दिल ही टूट गया हो एक झटके में, अब्बास ने सब रिश्ता ही खत्म कर दिया। रोती हुई बानो अपने घर जाती है और फिर कुछ दिनों बाद बानो के घर पे अब्बास नौकरों के हाथ बानो का सारा सामान भिजवा देता है, जिसे देखकर बानो को रोना आता है और रोते हुए बानो नौकरानी के गले लग जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और फिर एक दिन सुबह के वक्त बानो की माँ दूध ले रही होती है कि तभी बेला और फराज अंसारी आता है, जो कि बानो से पहले तो सब चीज पूछते हैं और फिर बातों बातों के बीच बानो बताती है कि जिस तरीके से अब्बास ने बानो को तलाक दिया उस तरीके से तो तलाक हुआ ही नहीं। और तो बानो के पापा भी तो मौलवी हैं, उन्हें भी यही लगता है कि जब तक कुरान न पढ़ी जाए तब तक तलाक होगा ही नहीं। और यही बात सुनकर बेला काफी खुश होती है और यही बात वो सबको खुश होते हुए बताती है, क्योंकि इसी वजह से अब उसे मौका मिलेगा अब्बास को कोर्ट में घसीटने का। और फिर सन 1975 अलीगढ़ कोर्ट में केस की सुनवाई होती है और बेला जज को बताती है कि अब्बास ने बानो को बेसहारा छोड़ दिया और तो और पैसे भी नहीं दिए, जबकि अब्बास खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि उसका तो 3 महीने पहले ही तलाक हो चुका है, तो उस हिसाब से तो बानो उसकी बीवी है ही नहीं। लेकिन फिर बेला बताती है कि मुस्लिम के अकॉर्डिंग इनका तलाक हुआ ही नहीं और कुछ इस तरह से बेला प्रूफ करने की कोशिश करती है कि जब तक कुरान ना पढ़ी जाए या फिर कोई मौलवी वहाँ ना मौजूद हो जिसने ये सब सुना हो तब तक तलाक नहीं माना जाता। और जज ये सब बात सुनकर अपना फैसला सुनाता है कि अपना केस किसी मुस्लिम लॉ कोर्ट में लेकर जाए, क्योंकि उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है, तो इनका फैसला वो कैसे सुना सकते हैं। और फिर उसके बाद सन 1975 में ही मुस्लिम लॉ कोर्ट में ही बानो जाती है अपने पापा के साथ, जहाँ सभी बानो और उसके पापा को समझाते हैं कि तलाक ही की तो बात थी, कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बानो भी अपना पक्ष रखती है और वो सबको बताती है जो कुरान में लिखा है कि क्या होने से तलाक होगा और अगर रूल वो ना फॉलो किया जाए तो बीच रोड पर कोड़े पड़ते हैं। लेकिन वही बात है ना, जब इतने फख्र से इतना सब कुछ एक औरत कहे तो सभा में बैठा हर आदमी जलील होता है। और वही काम बानो ने किया, वहाँ बैठे सबकी बोलती बंद कर दी एक बार में, वो भी। लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं था। सबने उसको ये कहा कि वो कौम के खिलाफ जा रही है, जिससे उसे गद्दार का नाम दिया जाएगा। लेकिन बानो ने तो प्रूफ कर दिया कि ना तो वो कौम के खिलाफ है, ना ही वो गद्दार है। और इस बात का नाज है उसके पापा को अपनी बानो पर। बानो को तो मुस्लिम कोर्ट से भी ना ही मिली और जिस कोर्ट में बानो की सुनवाई होनी थी उस कोर्ट में सालों लगने थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि बानो के पापा उसके साथ हमेशा से खड़े हुए थे। लेकिन वक्त कितनी जल्दी बीतता है ना। बानो ने 400 रुपए की लड़ाई शुरू की थी, जिसके लिए 4 साल लगातार लड़ना पड़ा। छोटी छोटी चीजें पूरी करने के लिए बानो ने सालों तक मशीन से कपड़े सिले और खर्चा चलाया। और फिर एक बार फिर सन 1979 में केस के लिए फिर लड़ा जाता है उसी कोर्ट में, जहाँ अब्बास ने अपनी पूरी जी जान लगाकर जज के सामने अपनी बात रखता है कि जैसे शादी होती है वैसे ही तलाक भी 3 बार कहने पर हो जाता है। लेकिन इस बार यहाँ बेला अपना दाव सही खेलती है और साथ ही एक एग्जाम्पल सेट करते हुए कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसा ही केस हुआ था, जिसका सॉल्यूशन ये था, चाहे तलाक हो भी जाए, पति अपनी तलाकशुदा बीवी को हर महीने का मुआवजा देगा, यानी मेंटेनेंस देगा। लेकिन उसी बीच कोर्ट में एक आदमी बानो का स्केच बना रहा होता है और फिर 1 साल बाद यानी सन 1980 में फैसला पढ़कर फराज सुनाता है कि कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया है कि उसे हर महीने का 22 रुपए दिया जाएगा। मतलब एक तलाकशुदा औरत ने 400 की मांग की और मिला क्या, मात्र 22 रुपए। और फिर वक्त बीतता है। धीरे धीरे बानो के पापा जो स्कूल चलाते थे उनमें से सभी बच्चे कम होने लगे थे, इतने कम कि बस 3 ही बच्चे आते थे। और फिर अब वो वक्त आया जहाँ बानो की अपनी ही कौम उसके खिलाफ हो गई, यानी उसके पड़ोसी गली मोहल्ले वाले सब उसे ही दोषी मान रहे थे। 1 साल और बीतता है, सन 1981, जहाँ अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़ जाती है और यहाँ सबसे बड़ी गद्दार सबके सब बानो को ही मान रहे थे। लोग उन पर इतना हावी हुए कि उन्हें मारने उनके घर में घुसने वाले थे कि तभी बानो ने एक बड़ा फैसला लिया। बानो को याद आया कि एक वक्त में अब्बास ने उसके नाम पर घर के पीछे वाली जमीन की थी। और फिर बानो अपने बच्चों को लेकर अलीगढ़ निकल जाती है, जहाँ अब्बास पहले तो मना करता है, लेकिन फराज बताता है कि अब्बास ने ही उसके नाम ये जमीन की थी, तो उसके अकॉर्डिंग बानो यहाँ बच्चों के साथ रह सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स आकर अब्बास को भड़काते हैं कि कोर्ट के 22 रुपए वाले जजमेंट से भी हमारी ही कौम की बदनामी हो रही है
और अब हमारी ही कौम की औरतें शरिया से बाहर जाकर अब कोर्ट में इन मामलों को लेकर जा रही है। और फिर अब्बास उनकी बातों से भड़क जाता है और 1981 में अब्बास सेशन कोर्ट के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। यानी यहाँ फिर से अब्बास और बानो के बीच एक लंबी लड़ाई शुरू होने वाली है, जहां बेला जज के सामने ये कहती है कि अगर कोई तलाकशुदा अपना खर्चा नहीं निकाल पा रही तो उसके मुआवजे पे पैसे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो अब्बास ने बानो को बीवी मानने से ही इनकार कर दिया। कोर्ट में काफी बातें होती हैं, जहाँ इस बार अब्बास चुप था, लेकिन बेचारी बानो और उसके बच्चों की जिंदगी इसी में निकलती रहती है। जहाँ बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वहाँ बानो बेचारी बच्चों को बस कोर्ट लेकर ही घूमती रहती है। और फिर एक रात सायरा खुद अब्बास को समझाती है कि वो बानो को कुरान से रिलेटेड ना समझाए, क्योंकि बानो कुरान को ज्यादा समझती है, क्योंकि जितना हल्के में अब्बास ले रहा है बानो के लिए कहीं ना कहीं वो तकलीफ बनती जा रही है। खैर, अगली सुबह कोर्ट के बाहर बेला और फराज बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ अब्बास का सेक्रेटरी आता है, जो कि फराज को बुलाकर लेके जाता है ये कहकर कि अब्बास ने उसे बुलाया है। और वहाँ जाते ही अब्बास उसे नौकरी पर रखने की बात करता है, वो भी अच्छी सैलरी बताकर। लेकिन उस वक्त तो फराज मना कर देता है, क्योंकि एक तरीके से अब्बास उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है लालच देकर। लेकिन जाते हुए सेक्रेटरी एक एनवेलप फराज को देकर चला जाता है। सन 1983 जहाँ इस बार केस लड़ा जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट पर, जहाँ जज कहता है कि एक औरत को पूरा हक है कि वो तलाक के बाद भी मेंटेनेंस का खर्चा मांग सकती है, और वो तय होता है 180 रुपए 20 पैसे। और यहाँ भी बानो के हक में फैसला होता है, जहाँ इस बार बेला जी खुद अब्बास को मिठाई खिलाने आती हैं उसकी जीत की। लेकिन यहाँ बात कुछ और है, क्योंकि यहाँ बेला समझ चुकी है कि वो अब्बास को बताती है कि अब्बास चाहता है कि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट जाए, और वहाँ तक जाने के लिए अब्बास को हारना ही होगा, तभी वहाँ तक केस जाएगा। और ये बात सुनकर अब्बास हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी बताती है कि बेला उसे समझ चुकी है। लेकिन अब्बास का मानना है कि बानो ने हर तरफ शरीयत का मजाक बनाया है, जो कि कुरान का ही हिस्सा है, और उसे बचाने की जिम्मेदारी अब अब्बास की है। लेकिन असली जिम्मेदारी अब्बास की उसके बच्चे और बीवी है। ये बात बेला उसे बताकर जाती है। सुबह के वक्त अब्बास अपने काम के लिए निकलता है, जहाँ सायरा अब्बास से कहती है कि आखिर उसे चाहिए क्या, वो इस केस को बंद क्यों नहीं कर देता, क्योंकि इतना तो सायरा भी समझ चुकी है कि अब्बास को 180 रुपए का लालच तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पूरी बात अब्बास ने सायरा को भी नहीं बताई। लेकिन सायरा गुस्से में आकर बानो के पास जाती है, जहाँ बानो सिलाई करने की तैयारी कर रही होती है। सायरा कहती है कि आखिर बानो को चाहिए क्या। बानो बड़े आराम से जवाब देती है कि जाकर अब्बास से पूछो। सायरा बेवजह बानो को जलील करती रहती है कि वो तो अब्बास से प्यार करती है ना, तो इतना सब कुछ क्यों कर रही है। बानो बड़ा ही आसान से तरीके से जवाब देती है कि जब सायरा नई नई शादी होकर आई थी तो बानो उसे अपना लेती, लेकिन सायरा ने सच कहा, क्योंकि इज्जत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी प्यार से। उसने जरा नहीं सोचा कि अब्बास को कैसा लगेगा, उसने बस अपनी इज्जत की सोची। बिल्कुल वैसे ही बानो ने भी प्यार को साइड में रखकर इज्जत की सोची। खैर, उसी रात बानो की माँ का फोन आता है अब्बास के घर, और फोन उठाती है अब्बास की माँ। अब्बास की माँ बानो की माँ की पूरी बात सुनती है, लेकिन अब्बास की माँ ने उनकी बात बानो से नहीं करवाई और फोन काट दिया। लेकिन फराज आया उसे बताने कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिस बात से बानो और भी ज्यादा टूट जाती है कि एक वही तो थे जो उसके साथ हर वक्त थे। बानो अपने पापा से रिलेटेड चीजों को देखकर बस अपने पापा को ही याद करती है। उसे कुरान मिलती है, जिसे देखकर बानो रोते हुए खोलती है, जिसमें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि बानो तुम बिल्कुल सही हो। कुछ वक्त बीतने के बाद एक दिन बानो सब्जी मंडी जाती है, जहाँ बेवजह लियाकत बानो को खरी खोटी सुनाता है कुरान को लेकर। लेकिन बानो भी कुछ कम नहीं, जिसने इतना सब झेला उसने आज लियाकत को सही सुनाया, जो कि वो ज्यादा ही कुरान करता था, कि ये जो वो ज्यादा कुरान करता है उसे पता है कि क्या कुरान के बारे में, यही कि रात को बीवी को मारना पीटना। और ये सब बात मंडी में खड़े लोग सभी सुनते हैं, और लियाकत ये सब सुनकर बानो का सभी से कहकर हुक्का पानी बंद करवा देता है, यहाँ तक कि कोई उसे सब्जी भी नहीं देता। लेकिन वही दूसरी तरफ बानो के घर कोई गेट खटखटाता है, और जैसे ही बानो गेट खोलती है सामने सब्जियों से भरी टोकरी रखी होती है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि सायरा ने ही रखी होती है। बानो सब्जी की टोकरी उठाकर अंदर ले जाती है। रात के वक्त बिलाल और कामरान यानी बानो के और अब्बास के बच्चे जो फराज के साथ अपने नाना की कब्र पर जाते हैं मोमबत्ती जलाने। लेकिन जैसे ही वहाँ अब्बास आता है दोनों बच्चे उसे देखकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अब्बास आज पहली बार बानो के घर आता है और उससे कहता है कि मेरे बच्चे मुझे ही देखकर दूर हट जाते हैं, जहाँ अब्बास कहता है कि उसने तो चलो बस एक माचिस जलाई थी जिससे बानो ने आग लगा दी। लेकिन बानो
इस बात पर कुछ नहीं कहती, बस जो बनाया होता है वही उसे खाने को दे देती है। और फिर अगले दिन वो दिन आता है जिसका फिलहाल तो अब्बास को इंतजार था, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सन 1983। और फिर कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाती है, जिसमें पहला टर्न ही अब्बास का होता है, जहां अब्बास जज के सामने ये प्रूफ करता है कि बानो बार बार शरीयत को ही बीच में लाती है, जबकि ऐसी औरतों के लिए तो वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है उनकी हेल्प के लिए। औरतों और अब्बास का कहना है कि इस केस में ऐसा क्या है जो इस केस को यहाँ तक लाया गया, क्योंकि बानो ने तो खुद घर छोड़ा, बच्चों को ले गई और फिर एक दिन जाकर कोर्ट में अर्जी लगा दी। इसका क्या मतलब हुआ? और अपनी बात पूरी करके बैठ जाता है। और ये बात सुनकर बानो शांत हो जाती है कि अब अब्बास को तो पता ही नहीं कि आखिर हुआ क्या है, क्यों उसे यहाँ तक आना पड़ा। कोर्ट रूम के बाहर आते ही फराज और बेला के बीच बहस शुरू हो जाती है, जहाँ फराज कहता है कि उसे भी अब अब्बास की बात सही लगने लगी है। और ये सुनकर बानो शांत हो जाती है। करते करते 1 साल और बीत जाता है। 1984 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बार फिर से केस कोर्ट में आता है, जहां इस बार बानो अपनी बात खुद जज के सामने रखती है। थोड़ी घबराई हुई है मगर अपनी बात कहना शुरू करती है, जहां बानो का कहना है कि वो एक हिंदुस्तानी मुस्लिम है और उस हिसाब से तो उसका हक बनता है, अगर बार बार शरिया को बीच में लाएंगे तो उससे क्या होगा। और इतना सब कहते हुए बानो खूब रोती है। देखते देखते 1 साल और बीत जाता है, सन 1985, और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट होते हैं 125 के तहत तलाकशुदा औरत को जो हक मिलता है, मुस्लिम तलाकशुदा औरत को भी वही हक मिलेगा, उनके लिए कोई कानून अलग नहीं होगा। और फाइनली बानो का हक सुप्रीम कोर्ट भी कबूल करती है। फाइनली 9 साल केस लड़ने के बाद बानो ने केस जीत लिया और फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ शाजिया बानो एक बार फिर से बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को कुरान पढ़ाती है, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर सच में कुरान में लिखा क्या है। और फिर उसके बाद सबसे अच्छा काम गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्होंने वो 3 तलाक को भी अपराध में घोषित कर दिया। और यही इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलती हूँ आपसे किसी और एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक ले चिल देन बाय।